हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। कोशिका से संबंधित मैंने पीछे कुछ वीडियो डाले हैं जिसके अंतर्गत हमने कोशिका की सामान्य जानकारी, कोशिका सिद्धांत, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर और कोशिकांगों के अंतर्गत कोशिका भित्ति के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। उसकी संरचना देखेंगे, संगठन यानी कि इनसे बना होता है ये, कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं और इनके कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ये जो वीडियो है 9th क्लास, 11th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली पाई किस में जाती है। जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उन सभी में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली सजीव प्रकृति की होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को ही कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है और कुछ चयनित पदार्थों को ही बाहर जाने देती है। इनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, यानी कि ये लचकदार होती है। इसके अलावा ये विद्युत आवेशित होती है। कोशिका झिल्ली को कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए थे, जैसे कि प्लोव नामक वैज्ञानिक ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा था, हिंदी में इसे जीवद्रव्य कला कहते हैं। सी क्रेमर व नगेली नामक वैज्ञानिक ने कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहा था, कोशिका कला। इनसे संबंधित बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि प्लाज्मा लेमा नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो प्लोव नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन किसने कहा था, तो सी क्रेमर व नगेली ने कहा था। अब इसके संगठन की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली सामान्यतः वसा व प्रोटीन की बनी होती है। वसा लगभग 40% यानी कि वसा फॉस्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है, जो कि 40% होती है। प्रोटीन है वो 59% होती है और इसके अलावा कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो लगभग 1% होता है। जीवद्रव्य कला की संरचना से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने मत दिए थे, तो इससे संबंधित कुल 3 मत दिए गए हैं, जिसमें पहला है सैंडविच मॉडल, दूसरा है इकाई कला प्रतिरूप या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तीसरा है तरल मोज़ेक मॉडल। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सैंडविच मॉडल की। तो ये प्रस्तुत किया था डेनियली व डोशन नामक वैज्ञानिक ने। डेनियली व डोशन नामक वैज्ञानिकों ने सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया था 1938 में। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली को प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, यानी वसा की बनी होती है। प्लाज्मा कला प्रोटीन की एकरी परत यानी प्रोटीन की एक परत होती है, वो फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत से बनी होती है। दो संघन प्रोटीन परतों के बीच में फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत पाई जाती है। देखो इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हम, बाहर की ओर है आउटर ग्लोबुलर प्रोटीन और इसके अंदर की ओर इनर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बाहर की ओर प्रोटीन होती है और इसके अंदर की ओर 2 परत पाई जाती हैं फॉस्फोलिपिड की, जिसका पुच्छ वाला भाग वो अंदर की ओर होता है, सिर वाला भाग बाहर की ओर होता है। प्रोटीन जो बाहरी परत के रूप में पाया जाता है ये 20 से 25 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। 20 से 25 एंगस्ट्रॉम मोटी परत होती है। ये जल से नहीं होती, जल में घुलनशील होती है। फॉस्फोलिपिड की मोटाई 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होती है। उभयधर्मी प्रकृति की होती है, यानी कि इसका सिर और पूंछ वाला भाग अलग अलग गुण रखते हैं। जैसे सिर है जो जलरागी होता है, जल स्नेही होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जल में घुलनशील होता है। पूंछ वाला भाग ये जल विरागी होता है, जल प्रतिकर्षी होता है, यानी कि जल में अघुलनशील दर्शाता है। सिर वाला भाग जल में घुलनशील होता है, पूंछ वाला भाग जल में अघुलनशील होता है। इसी कारण से फॉस्फोलिपिड वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। सिर प्रोटीन परत के साथ आयनिक व एच बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, यानी यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो सिर वाला जो भाग है फॉस्फोलिपिड का वो प्रोटीन परत के साथ आयनिक व एच बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि पूंछ वाला भाग ये आपस में जुड़े रहते हैं वान डेर वाल्स बंध के द्वारा।
ये था सैंडविच मॉडल, जो आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। सैंडविच मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा कला है उसकी मोटाई है वो 70 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरा, सैंडविच मॉडल से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सैंडविच मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेनियल ईवर डोवसन नामक वैज्ञानिक ने ये मॉडल दिया था। और इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये वसा व प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट आता है फिर इकाई कला प्रतिरूप या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसे प्रस्तुत किया था रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने 1958 में। और इनके अनुसार सभी कोशिकाओं की कोशिका कला वो एक समान होती है। नेक्स्ट है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे प्रस्तुत किया था सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तरल मोज़ेक मॉडल वो किसने दिया था, तो क्या हो जाएगा आंसर, सिंगर व निकोलसन हो जाएगा। कब दिया था, 1972 में दिया था। और सर्वमान्य मॉडल माना जाता है इसे गुलाब जामुन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मॉडल के अंदर जो फॉस्फोलिपिड होता है, इस मॉडल के अनुसार फॉस्फोलिपिड ये अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है और इसमें प्रोटीन है वह इस प्रकार डूबे हुए पाए जाते हैं जैसे चाशनी में गुलाब जामुन डूबे हुए होते हैं। इसी कारण इसे गुलाब जामुन मॉडल कहा जाता है। फॉस्फोलिपिड भीतरी भाग होता है जो 2 स्तर के रूप में पाया जाता है, अर्ध तरल अवस्था में होता है। सिर वाला जो भाग है वो बाहर की तरफ होता है, जो जल से नहीं होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि पूंछ वाला भाग जो मध्य में पाया जाता है, जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। यानी फॉस्फोलिपिड के 2 स्तर पाए जाते हैं और दोनों स्तर के जो बाहरी भाग है उस तरफ सिर होता है जो कि जल से नहीं होता है, जबकि मध्य में पूंछ पाई जाती है जो जल विरागी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। फॉस्फोलिपिड परत की मोटाई वो 35 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद में बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन है वो 2 प्रकार की पाई जाती है। इसमें एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है जिसे हम आंत्र प्रोटीन भी कहते हैं, और एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यानी कि बाह्य प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम समाकल प्रोटीन भी कहते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जिसे प्रीदीय प्रोटीन कहा जाता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसमें जो लगभग 70% होती है, जबकि बाह्य प्रोटीन है वो लगभग 30% होती है। आंत्र प्रोटीन है वो बीच बीच में दसी हुई पाई जाती है, जैसे अब आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार से आंत्र प्रोटीन दसी हुई पाई जाती है, जबकि प्रीदीय प्रोटीन ये बाहर की तरफ मिलती है। आंत्र प्रोटीन ये अधिक स्थायी होती है, इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि बाह्य प्रोटीन है ये कम स्थायी होती है, इन्हें आसानी से पृथक किया जाता है। और दोनों ही कार्य की दृष्टि से दोनों ही सक्रिय होते हैं। आंत्र प्रोटीन है अवशोषण, श्रावण, उत्सर्जन आदि कार्यों में सहायक होती है। ये था तरल मोज़ेक मॉडल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सर्वमान्य मत इसे ही माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। तो पहला है माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर, यानी कोशिका झिल्ली वहाँ पर सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई के रूप में रूपांतरित हो जाती है जहाँ पर पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। यानी अवशोषण वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका झिल्ली या सूक्ष्मांकुर में रूपांतरित हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। नेक्स्ट है डेस्मोसोम्स। ये तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं जो कोशिका झिल्ली को या दूसरी कोशिका झिल्ली को आपस में जोड़े रखती है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये एक संबंध पाया जाता है, जीवध्रुव तंतुनुमा संबंध होता है जिसमें 2 कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है इस प्रकार से, और इसी संबंध के द्वारा या प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ही पदार्थों का 2 कोशिकाओं के मध्य आदान प्रदान होता रहता है। प्लाज्मोडेस्माटा शब्द सबसे पहले किसने दिया था, स्टार्सबर्गर ने दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। प्लाज्मोडेस्माटा शब्द किसने दिया था, स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि 2 कोशिकाएं आपस में कौन से संबंध के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़ी रहती हैं और इसी के द्वारा कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान करती हैं। अब कोशिका झिल्ली के कार्यों की बात करते हैं। तो फर्स्ट कार्य है कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है।
कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा का कार्य करती है। चयनात्मक व अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करती है। पदार्थों व जल के परिवहन में सहायक होती है, यानी कि पदार्थों व जल के नियमन में मुख्य भूमिका निभाती है। और ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो निष्क्रिय होता है और एक सक्रिय होता है। निष्क्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सक्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सक्रिय जो अवशोषण होता है या सक्रिय परिवहन होता है, इसमें आंतर प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाती है या बीच में मध्यस्थ का कार्य करती है आंतर प्रोटीन। नेक्स्ट है कोशिका आसंजन में सहायक होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली होती है। ये जब कोशिकाएं आपस में किसी सतह से चिपकती है तो उसमें कोशिका झिल्ली सहायता करती है। इसी के माध्यम से कोशिका किसी सतह से चिपकती है। कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका ये 3 क्रियाएं करती है, जैसे कि पहली है एंडोमाइटोसिस, यानी कोशिका झिल्ली होती है, ये कोई भी भोजन आता है तो उसके चारों ओर इस प्रकार से कवर कर लेती है और इस पदार्थ का पाचन कर लेती है। यानी कि कोशिका झिल्ली के द्वारा किसी पदार्थ को घेर कर उसका पाचन कर लिया जाना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। यदि पाचन ठोस पदार्थ का किया जाता है तो ये कहलाता है फेगोसाइटोसिस, और यदि पाचन तरल पदार्थ का किया जाता है तो ये कहलाता है पिनेकोसाइटोसिस। ये थे कोशिका झिल्ली के मुख्य कार्य। और एक नीचे इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है नोट लगा करके, जो बहुत बार पूछी जा चुकी है, क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जीवाणु कोशिका में कोशिका झिल्ली पर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। यानी कि सामान्यतः हमारे से जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो श्वसन से संबंधित एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु के अंदर कोशिका झिल्ली में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देख लें। ये था कोशिका झिल्ली के बारे में। आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।